इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज और मैं हूं गजानंद शर्मा, स्टेट हेड राजस्थान। आज हम आए हैं एलपीएस विकास संस्थान जो कि भोपाला रोड पर स्थित है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि रोड दिखाने की कृपा करें। और मेरे साथ खड़े हैं एलपीएस विकास संस्थान के डायरेक्टर, जिनका बहुत ही थानागाजी क्षेत्र में, न कि राजस्थान में, इनको प्रकृति प्रेमी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की है और इस छोटे से टुकड़े पे, भूमि के टुकड़े जो पहले कभी बंजर हुआ करता था, आज इन्होंने काफी संख्या में यहाँ मेहनत करके और पर्यावरण को सुरक्षित करके एक अच्छा उदाहरण पेश किया है। जिन्होंने इनमें कई प्रकार के पेड़ पौधे, कई औषधीय पौधों का भी इन्होंने यहाँ किया है वृक्षारोपण। और इनकी मंशा ये है कि थानागाजी में तो हो ही, अपितु राजस्थान में भी वृक्षों का संरक्षण हो, पानी का संरक्षण हो, इनकी हमेशा सोच ये है। और इस संदर्भ में ये कई बार कार्यशाला भी इस पे करते रहते हैं और डोर टू डोर, गांव टू गांव भी जाकर के लोगों को प्रयास करते हैं, अवेयरनेस का भी काम करते हैं। तो आइए इनसे बात करेंगे और मैं इनका थोड़ा सा ये दिखाना चाहूँगा कि इन्होंने कितनी प्रोग्रेस करी है पर्यावरण को लेकर के। आइए मेरे साथ। मेरे बाईं ओर बेल पत्र का पौधा भी यहाँ देखने को आपको मिल रहा है, दूसरा पौधा बेल पत्र का। और यहाँ देखिए प्रकृति की कितनी खूबसूरत छटा इन्होंने बिखेर रखी है इस छोटी सी जगह में। और यहाँ बांस के पौधे भी इन्होंने लगा रखे हैं और बहुत अच्छा डेवलपमेंट मेरी जहाँ तक नजर जा रही है, चारों तरफ वृक्षों का अंबार लगा हुआ है। इधर दिखाना है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि चारों तरफ कैमरे को दिखाएं, कितनी सुंदर छटा, अलौकिक प्राकृतिक छटा के साथ बिखरा हुआ ये है इनका स्थान, जो कि आज थानागाजी तहसील में एक अविस्मरणीय, रमणीय बना हुआ है। ये सिर्फ राम भरोसे जी की मेहनत का फल है। उन्होंने ईमानदारी से इसको काम में लिया और प्रकृति के प्रेमी होते हुए उन्होंने ये प्रयास किया जो आपके सामने है। यहाँ गूगल वृक्ष भी लगा रखा है। ये सहजन लगा रखा है इन्होंने। ये सहजन का पेड़ है जो कि औषधीय वृक्ष है। और मैं आपको परिचय करवाता हूँ एक औषधीय वृक्ष जो गूगल, जो हमारे हिंदू संस्कृति में बताया जाता है कि गूगल की यदि धूप नित्य प्रतिदिन किसी घर में की जाए तो वहाँ भूत प्रेतों का तो वास होता ही नहीं है, बल्कि सुख संपदा भी वहाँ विराजमान रहती है। ये गूगल का औषधीय वृक्ष है। बरगद भी है, जैसे बरगद भी अपन ने डेवलप करनी है, 2 बरगद, एक और एक इधर है, इनको भी दिखाना चाहिए। जिसे वट वृक्ष कहा जाता है, इन्होंने यहाँ बरगद के पौधों का भी वृक्षारोपण कर रखा है जो अभी नन्हे हैं। और इन्होंने इस क्षेत्र में काफी मेहनत की और काफी इन पेड़ों को आपको पता हो, मैं मेरे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एक पेड़ को पाल लो या बच्चे को पाल लो, इन्होंने इतनी अच्छी मेहनत की है। और मेरे सामने उधर भी कुछ पौधे लग रहे हैं, छोटे पौधे, मेरी दाईं ओर उधर भी कुछ छोटे पौधे लग रहे हैं, वो भी शायद पीपल के लगते हैं, पीपल और लसेवा, जिसका अचार बनाया जाता है। इधर एक बरगद का पेड़ इधर भी लगा हुआ है, एक बरगद का पेड़ यहाँ भी लगा हुआ है। आइए तो इनके एक वर्मी कंपोस्ट का और हम आपको दिखाना चाहेंगे।
तो जैसा कि मैंने पहले बताया पूर्व में, घेरसेर यहाँ तक आते आते तो अब वो जगह आ गई है जहाँ वर्मी कंपोस्ट जो खाद है वो बनाई जाती है। तो ये उसके बेड्स हैं, ये उनके बेड्स हैं जहाँ मैं खड़ा हूँ। ये बेड्स हैं, 2 बेड वो रहे, 2 ये रहे, 2 ये रहे, 6 बेड इन्होंने बना रखे हैं। तो अब जब मेरे साथ राम भरोसे जी आएंगे तो हम उनसे जानेंगे कि इस बेड में जो वर्मी कंपोस्ट आप बनाते हो उसकी बनाने की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से होगी और कैसे कैसे, तो विस्तार से हम चर्चा करेंगे और अपने व्यूवर्स को दिखाएंगे कि वो किस तरह से इतने बड़े काम को और कितने वर्षों से अंजाम दिया और आज वो सफल हैं। एक सफल व्यक्तित्व के रूप में वो पहचाने जाते हैं। उनकी एक पहचान है प्रकृति प्रेमी के रूप में। नाम से तो राम भरोसे की वो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जहां प्रकृति प्रेमी का नाम आता है तो इट मीन्स राम भरोस मीणा LPS विकास संस्थान का नाम पहचाना जाता है। पोजीशन पर कंटिन्यू। तो मैं बातचीत करना चाह रहा था कि आज हम राम भरोसे जी की LPS विकास संस्था में हैं और इन्होंने इस विपरीत देश, दर्शकों मैं आपसे पुनः बता रहा हूं कि आज जो देश की स्थिति है वो प्रत्येक दर्शक को पता है कि ओमिक्रॉन की तीसरा जो वेरिएंट है वो बड़ा ही प्रचुर मात्रा में प्रभावशाली दिख रहा है और कई सरकारें जो है लॉकडाउन की वापस तैयारी कर रही हैं, स्कूलों पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। तो हम उन्हीं को लेकर के हम 2 मुद्दों पर इनसे चर्चा करना चाहेंगे कि लुप्त होते हुए प्राचीन जल संसाधन और दूसरा देवबनी जो ग्रामीण लुप्त होती हुई वन संपदा है। देखिए इन दोनों ही जो 2 विषय हैं, ये दोनों ही विषय कहीं न कहीं प्रत्येक मानव जीवन पर असर करते हैं और इनका जो असर देखने को जो हो रहा है, इस वजह से देश की आज ये स्थिति है। तो कहीं न कहीं ये हमें प्रत्येक मानव जाति को, प्रत्येक जीव को, मैं तो यूं कहूंगा कि प्रत्येक जीव को ये दोनों जो टॉपिक है ये कहीं न कहीं प्रभावित कर रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से। तो मैं जानना चाहूंगा राम भरोसे जी से, और राम भरोसे जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनको हमारे क्षेत्र में, थानागाजी क्षेत्र में प्रकृति प्रेमी के नाम से इनको जाना जाता है और ये प्रकृति को बचाने के लिए विशेष प्रयासरत रहते हैं, गांव-गांव घूमते हैं। और मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जो आज ये छोटा सा एक टुकड़ा था भूमि का, इन्होंने बड़े लगन से और मेहनत से, ना किसी का कोई सहयोग रहा, अपने पर्सनल बेहाफ पे इन्होंने इस बगीचे को बड़े प्रखर बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए इन्होंने डेवलप किया है। आज लगभग कम से कम 300 पेड़ इन्होंने लगाए हैं। कुछ औषधीय पौधे जो कि मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। तो हम बात करते हैं इन सब्जेक्ट पे, इन विषयों पे कि लुप्त होते हुए प्राचीन जल संसाधन और देवबनी या अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में लुप्त होती हुई जो वन संपदा है वो उसका हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से क्या असर पड़ा। तो मैं बात करता हूं सीधा राम भरोसे जी से। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे, जो आपने हमें समय दिया और आपसे रूबरू होने का हमें मौका मिला। जी धन्यवाद गजानन जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप हमारे कैंपस में आकर के और हमारे साथ में चर्चा करने के लिए एक अवसर दिया। आपने जो टॉपिक रखे हैं मेरे सामने कि लुप्त होते हुए प्राचीन जल संसाधन और देवबनिया। जी देखिए, लुप्त होते प्राकृतिक संसाधन जो हैं, इसके अंदर जो जल संसाधन हैं इनकी मैं बात करूं, इस समय मैं कुछ आर्टिकल्स भी लिख रहा हूं। जी। अभी मैंने लिखा है कि नदियों को जिंदा रखने के लिए वन संपदा जरूरी, और नदी जीवंत आत्मा है। नदी को समझना होगा। और वेंटिलेटर पर सांस गिनती हुई नारायणपुर वाली गुमनाम नदी। जी राम भरोसे जी, मैं आपने अभी जैसे ये कहा कि नदी वेंटिलेटर पे है और नदी श्वसन अवस्था में है,
तो इसका आपका क्या तात्पर्य है, जरा थोड़ा सा इसे खोल कर बताएं ताकि हमारे दर्शक भी इस चीज को समझ सकें और आसान भाषा में वो समझ सकें और इसके महत्व को जान सकें, ताकि वो अवेयर हो सके आपके माध्यम से कि हमें वास्तव में जल संसाधन जो हैं वो कितने हमारे काम आने वाली चीजें हैं, जिसकी वजह से हम इतने परेशान हो रहे हैं। क्योंकि जल स्तर देखिए, जल संसाधन जब तक हम संरक्षण नहीं करेंगे तो आज हमारे जल की स्थिति आप देख लीजिए, वन संपदा की अनाधुन कटाई करके आज हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव जो है, अनेक बीमारियों के चोट और प्रभाव देख लीजिए। तो मैं ये थोड़ा सा ये आपके माध्यम से ये दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये समझाने की जरूरत है। आज ये हमें कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि वन जो जल संरक्षण के जो साधन हैं वो किस तरह से हम इनको संरक्षित कर सकते हैं, किस तरह से हम इनको बचा सकते हैं। आपको ये बात पहले बता दिया कि नदियों का कोई माई बाप नहीं है। जी जी नदियों को संविधान में भी जगह नहीं मिली। जी। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि मैं बर्तरी जाता हूँ, ऐसा देखता हूँ, तो स्वाभाविक आप देखते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि मैं आपको ये पता है कि पिछले 10 साल से रूपा रेल के मुद्दे को लेकर के चल रहा हूँ जी। और रूपा रेल के मुद्दे को लेकर के मैंने सभी डिपार्टमेंटों को लेटर भी लिखा है, आंदोलन भी किया है, प्रदर्शनियां भी किया है, धरने पे भी बैठा हूँ और लिख भी रहा हूँ। लेकिन देखिए, इसमें होता यह है कि हर व्यक्ति का अपना एक नजरिया होता है और वो किस दृष्टि से किसको देखना चाहता है। स्थानीय होने के नाते कुछ लोग तो इसको राजनीति से जोड़ देते हैं, कुछ लोग इसको निजी स्वार्थ से जोड़ देते हैं और कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए बीच में वैसे टपक जाते हैं, जो इसकी जो बनती हुई कहानी होती है ना, उसको भी खत्म करके दोबारा से वहीं स्टार्ट करने के लिए मजबूर कर देती है। तो बात यह है कि जो नदियां हैं, इनके ऊपर काम करने वाले जो लोग हैं, उनकी जन्मस्थली अलग होती है, कर्मस्थली अलग होती है और करने का जो उनका नेचर होता है, वैसे ये पॉइंट आपके उठाने का नहीं है, कहीं इसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे विचार रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो व्यक्ति का नेचर है उसके ऊपर निर्भर करता है और उसी के आधार पर मैं तो ये कहूँगा कि जो वर्तमान में नदियों की दशा है वो बहुत ही खराब है। और नदियों सहित ही हमारे जितने भी जल संसाधन हैं, जिनसे हमारे पूर्वजों ने काफी अच्छा कुछ प्राप्त किया था और एक जीवन दान देने वाली एक दाई माँ का काम करते हैं। इसमें जलचर, नभचर, थलचर सभी प्रकार के जीव पलते हैं और जैव विविधता को बढ़ावा देने के अंदर नदियाँ बहुत ही अच्छा काम करती हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि आज वर्तमान में जो हमारे जल जो है वो बहुत ही खराब है और इनकी दशा के लिए हमारे को सामाजिक संगठन, समाज और सरकार, इनको तो एक बुगल बजाना चाहिए। साथ में मैं ये चाहूँगा कि सोशल मीडिया और प्रिंटेड मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हैं, मीडिया सब, ये मीडिया भी आगे आए। हमारे यहाँ जो मीडिया है वो थोड़ा सा हल्का है, यानी कि वो ना लोगों की जो सोच है वो उस तरह की नहीं है कि हम उन चीज़ों को उठाएं जो कि हमारे पूर्वजों को या हमारी स्थानीय जनता को जीवन दान दे रही हैं, और वो नहीं उठाने के कारण ये लुप्त होते जा रहे हैं। जी राम भरोसे जी, अब मैं आपसे क्वेश्चन मेरे मन में चल रहा है कि ये दोनों चीजें कहीं न कहीं एक दूसरे के हम ये कहें कि कहीं न कहीं एक दूसरे के समायोजित हैं क्या? ये जो जल संसाधन और ये देववनी और वन संपदा, जो ग्रामीण वन संपदा है, ये कहीं न कहीं इनका एक दूसरे का क्या चोली दामन का साथ है, या ये कहें कि यदि इन दोनों को ये जोड़ कर देखे जाए तो क्या आपस में परस्पर ये कहीं न कहीं एक दूसरे के समानार्थक हैं, या इनको एक दूसरे से अलग कर दें तो क्या ये वास्तव में विनाश की स्थिति को और ले जाएंगे हमें भविष्य में? देखिए, ये तो स्वाभाविक, मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि जो वन संपदा है, वन संपदाओं में ग्रामीण जो वन है वो पिछले 3 दशकों में बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। पहले हमारे यहाँ पर किसी संत के नाम से, किसी जाति के नाम से, किसी व्यक्ति के नाम से और किसी देव के नाम से देवबनिया, बोरवा, इस प्रकार की रोंद, ये बहुत सारी हुआ करती थी और हर गांव में हर 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर पर ये देखने को मिलती है। आज हमारी जो देवबनिया है, जो अरण्य हैं, रोंद हैं, वो सब नष्ट हो गए या कहें कि वो अतिक्रमण की चपेट में आ चुके हैं।
तो उनके अवशेष भी हमारे को देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ ज्वलंत मुद्दे। अब बात यह है कि जनसंख्या का दबाव बना है जी, रोजगार के साधन कम हुए हैं। हमारे यहाँ पर जो महंगाई बढ़ती जा रही है उसी अनुपात में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। तो रोजगार नहीं मिलेगा, महंगाई बढ़ती जा रही है तो लोग बेरोजगार होंगे, बेरोजगार होंगे तो घर पे होंगे, और घर पे होंगे तो वो कहते हैं ना कि थाला जो मन होता है वो शैतान का होता है। अब महिलाएं क्या करें? तो महिलाएं सीधी ये करती हैं कि भाई अपन 1000 का ये सिलेंडर भरेंगे। स्वाभाविक है 1000 रुपए वो एक महीने में नहीं कमाती। अब एक महीने में 1000 रुपए नहीं कमा पाई तो वो सिलेंडर को रिचार्ज कहाँ से करवाएंगे? अब वो सिलेंडर को रिचार्ज नहीं करवाती तो वो सीधी जंगल में चले जाती हैं, लकड़ियां काटती हैं। अब लकड़ी काटने के लिए गए तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उनको सूखी लकड़ी मिल जाए, वो तो रीति तो आने से नहीं, जब जंगल में जाएगी तो वो लकड़ी लेके आएगी, और जंगल में जाएगी तो वो खाड़ा लेकर के जा रही है, कोई हथियार लेके जा रही है। जब हथियार लेकर के जा रही है तो वो हरा मिले या सूखा, ठीक है, किसका नुकसान हो रहा है उसको उसकी चिंता नहीं है। और ये इस समय देख सकते हो आप, वो वहां से लकड़ी लेकर के आती है। अब बात यह है कि सरकार इसकी तरफ, जैसे मान लो कि हमारे प्राकृतिक संतुलन को बनाने के लिए हर किसी का एक अलग जिम्मेवारी है, लेकिन उस जिम्मेवारी को यदि हम ये कहें कि वन विभाग के ऊपर थोप दें तो वो भी गलत है, क्योंकि गांव वालों को तो लकड़ी चाहिए। अब गांव वालों की लकड़ी छुड़ाने के लिए चूल्हा में जलाने के लिए कोई ईंधन चाहिए। अब ईंधन और तो कुछ हो ही नहीं सकता, कोयला तो हो ही नहीं सकता, कोयला तो वैसे ही कम पड़ रहा है। अब हमारे पास में गैस के भंडार होने चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक साधन होने चाहिए। अब विद्युत यदि हम कुछ हीटर वगैरह लेते हैं तो वो महंगे पड़ते हैं, और इतनी बिजली हमारे को मिल भी नहीं रही। और यदि हम गैस को काम लेते हैं तो गैस का सिलेंडर 1000, कुओं में पानी नहीं रहा, ग्राउंड जो वाटर लेवल था वो बहुत नीचे चले गया, और जहां पानी नहीं था विपरीत स्थिति में वहां जाकर के पानी अपनी दस्तक देने लग गया। तो ये क्या होता है कि भूगर्भीय जो संरचनाएं हैं वो पढ़ना बहुत जरूरी है। हर जगह हर स्थान पे, यानी 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे भूगर्भीय संरचनाएं बदल जाती हैं। और आज जो ये काम किया जा रहा है, ये मैं तो ये कहूँगा कि अपने निजी स्वार्थ से, या ये कहेंगे कि नदी को बहता हुआ दिखाने के लिए बनाया जा रहा है कि अब देखिए इतने चेक डैम इस नदी पे बना दिए और ये इस प्रकार से कर दिया तो इससे ये नदी 6 महीने तक बह रही है, इससे ये नदी 12 महीने तक बह रही है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। होता ये है कि उस जोहड़ या एनीकट जो बनाया है उसमें जो झराव है उसका पानी जब तक आता है, जब तक वो नदी थोड़ी दूर बहती है, उसके बाद में नदी खत्म हो जाती है। जबकि हम ये देखें कि वाटर रिचार्ज करने की जो क्षमताएं हैं वहां की, और वाटर डिस्चार्ज होने की जो क्षमताएं हैं, उन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करें और ये देखें कि वो वाटर लेवल क्या बढ़ा है। यदि वाटर लेवल बढ़ गया जब तो हम मानेंगे ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ा है। जी, मतलब आपका सीधा सा कहने का ये तात्पर्य है कि जहां भी सरकार ने या किसी संस्थान के द्वारा चेक डैम या और जब आग बिल्कुल खाक कर गई, उसका पूरा सब कुछ चौपट कर गई, जला गई, मिट्टी में मिला गई, उसके बाद में जाकर के वहां प्रश्न करें ये कैसे लगी, किसने लगाई, कितना माल जल गया, किस किस ने देखा था, तो ये गलत है। हम देख रहे सभी हैं, कोई अंधा नहीं है, समाज भी अंधा नहीं है, सरकार भी अंधा नहीं है, कोई संगठन भी अंधा नहीं है, सब देख रहे हैं, सबको पता है कि क्या हो रहा है। लेकिन उस मुद्दे को जब हो रहा है उसी समय सुधारने के लिए कौन तैयार है, उसको आगे आना चाहिए। जी धन्यवाद राम भरोसे जी, आपसे परिचर्चा करने। तो राम भरोसे से परिचर्चा करने के बाद निष्कर्ष में यही निकलता है कि कहीं न कहीं सरकार, समाज, मीडिया को आगे आना चाहिए और समाज को इस बारे में अवेयरनेस करना चाहिए। तो मेरी सरकार से भी, जो ये वीडियो देख रहे हैं, सरकार से भी और सरकारी अधिकारियों से भी मेरा निवेदन है कि इस विषय पर ध्यान देते हुए इस पर काम करने की आवश्यकता है, ताकि इन जंगलों को और इन नदियों को बचाया जा सके हमारे आने वाली जनरेशन के लिए। यदि इनको समय रहते नहीं बचाया गया तो ये कहीं न कहीं इससे भी बड़ी समस्या को जनक, या यूं कहें कि समस्या पैदा करने में सबसे ज्यादा कारगर होंगे। धन्यवाद इंडियन टीवी से बात करने के लिए, आपका दिन शुभ रहे। अरे यहाँ पर जैसे ये बात करें कि अभी प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत जो सिलेंडर मिले थे उनके सबकी सिकड़ियां बढ़ गई। ये महंगाई को देख करके उनकी सिकड़ियां
बन गई। अब सिगड़ियां बन गई तो अब सिगड़ियों में तो लकड़ी तो जलेगी। जी जी जी। अब इसके लिए सीधी सीधी बात है कि एक अवेयरनेस होनी चाहिए समाज के अंदर, और जो हमारी पुरानी जो संस्कृति थी, जो दिहाड़ी प्रथा थी हमारी, उसको वापस जिंदा करने की आवश्यकता है। दूसरी बात है कि यहाँ जो हमारे देश के अंदर रोजगार के संसाधन कम है, उनमें कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। एसएचजी ग्रुप डेवलप किए जाने चाहिए, उनको फाइनेंस किया जाना चाहिए, और फाइनेंस करवा करके उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी रोजगार से जरूर जोड़ना चाहिए, चाहे वो डेयरी का उद्योग हो, चाहे वो हथकरघा कोई भी ऐसा काम हो, या कोई फूड प्रोसेसिंग का काम हो, जो भी वो करना चाहे जिसमें उनकी रुचि हो, उस व्यवसाय से उनको जोड़ा जाए। तो क्या होगा कि जैसे ही महिला को काम मिलेगा, तो चाहे वो 2000 रुपये महीने के कमाए, लेकिन वो 1000 रुपये गैस में दे देगी, वो जंगल नहीं जाएगी, क्योंकि उसको आराम मिलने लग गया। और यदि उसको 500 रुपये मिल रहे हैं या 1000 रुपये भी नहीं मिल रहे हैं, तो वो जरूर जंगल जाएगी, और जंगल जाएगी तो लकड़ी लेके आएगी, तो जंगलों को बचाना बड़ा दुर्लभ हो जाएगा। तो मेरा तो कहना यह है कि सरकार और समाज दोनों को मिल करके इसमें काम करने की आवश्यकता है, और साथ में मीडिया को इसको समझना चाहिए कि जो हो रहा है, देखिए बिगड़ने के बाद में यदि आग लग गई किसी के यहाँ पर, और हम उसके बाद में जाकर के ये कहें कि आग कैसे लगी, क्या लगी, जबकि पहले देख रहे हैं आग बहुत तेज है, उस समय तो बाल्टी लेकर के गए नहीं कि हम भी चलो एक बाल्टी। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।